गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं पवन कुमार सैनी देवश्री विद्याश्रम ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्माइल प्रोजेक्ट के तहत हमने अभी तक 3 पेपर की स्टडी की है। गवर्नमेंट ने 10 पेपर प्रोवाइड करवाए, जिसमें से हमने 3 पेपर पढ़ चुके हैं। आज हम पेपर नंबर 4 सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग इस पर मेहनत कर रहे होंगे, तो हम पेपर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। दो संख्याओं का HCF व LCM क्रमशः 12 व 336 है। यदि एक पूर्णांक 48 है तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात करो। चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन है। हमने पढ़ा है LCM गुणा HCF बराबर A इंटू बी। यहाँ पर LCM इंटू HCF बराबर A इंटू बी। A और B दो पूर्णांक है, जहाँ A व B पूर्णांक है, जिसमें से हमें एक पूर्णांक दे रखा, दूसरा ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में 1 2 3 4 वेरिएबल है, जिसमें से किन्हीं 3 का मान आपको देगा। एक पूछ सकता है, एक हो सकता है आपसे LCM पूछ ले, हो सकता है आपसे HCF पूछ ले, इन दोनों का मान दे दे। तो कोई भी 3 की वैल्यू देके एक पूछ सकता है। तो LCM में HCF पर LCM दे रखा है, HCF में दे रखा है 12, LCM में दे रखा है 336, एक पूर्णांक दे रखा है हमें 48 और दूसरा पूर्णांक हमें ज्ञात करना है। तो 48 इंटू बी बराबर 336 इंटू 12। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, इन दोनों को गुणा नहीं करेंगे हम। 336 गुणा 12 बटे 48, इससे इसको काट दो। 12 12 12 36 12 चौक 48। अब इसमें डिवाइड कर दो। b बराबर हो गया 336 बटा 4, तो डिवाइड कर दो। 4 अट्ठे 32, 1 4 चौक 16। तो दूसरा पूर्णांक अतः दूसरा पूर्णांक 48 है। दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन था दो संख्याओं का HCF LCM दे रखा हमें और एक पूर्णांक दे रखा है, दूसरा पूर्णांक ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास में LCM इंटू HCF बराबर A इंटू बी। यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं LCM इंटू HCF बराबर A इंटू बी। LCM और HCF का मान हमें दे रखा है। यहाँ से A का मान हमें 48 ले लिया है, दूसरा पूर्णांक ज्ञात करना है B। ये वाली टर्म इधर, ये जैसे गुणा में इधर जाके भाग में हो गई, इससे इसको काट दिया। 12 चौक 48, 336 में डिवाइड करेंगे 4 का, तो कितना 84 आता है। दूसरा पूर्णांक आ गया हमारे पास में 48। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग इनको कॉपी पर साथ साथ लिखकर प्रैक्टिस करते रहें। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यदि त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है 7.2 से, यदि cos 2a बराबर sin 4a और 2a व 4a न्यून कोण हो, तो a का मान ज्ञात करो। तो 7 चैप्टर त्रिकोणमिति का, जिसमें से 7.1 और 7.2, तो एक क्वेश्चन इसमें से आएगा और एक क्वेश्चन इसमें से आएगा। 6 नंबर का चैप्टर है। हमें दे रखा है cos 2a बराबर sin 4a। cos और sin एक दूसरे के अपोजिट है, cos sin। तो किसी भी एक को चेंज करना। आप अगर cos को चेंज करना चाहते हो तो इसको कुछ नहीं करेंगे, अगर इसको चेंज करना चाहते हो तो इसको कुछ नहीं करना है, किसी एक को चेंज करना है। तो cos 2a, sin को मैं लिख सकता हूँ cos 90 माइनस 4a। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला होता है हमारे पास में cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। किसी भी एक को चेंज करना है। नेक्स्ट में cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारे पास में 2a बराबर 90 माइनस 4a। एक तरफ किया 2a, ये 4a जैसे इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 90, 6a, ये हो गया 90। तो a बराबर हो गया 90 बटा 6। तो a कितना आ गया हमारे पास में 15। अतः a का मान 15 डिग्री है।
तो इन्होंने दिया था cos 2a बराबर sin 4a, किसी भी एक को चेंज कर सकते हैं। cos को चेंज करेंगे 90 sin होता है, sin को चेंज करेंगे cos होता है। तो हमने इसको sin को क्या लिख दिया, cos 90 माइनस थीटा, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा। नेक्स्ट स्टेप में cos से cos कैंसिल हो जाएगा। इसको आपको यूँ काट के नहीं दिखाना है, अगले स्टेप में नहीं लिखना है। तो 2a बराबर क्या हो गया, 90 माइनस 4a। जैसे a इधर आएगा प्लस का, 2 4 है 6 से 90 में 6 का डिवाइड करेंगे तो 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 10 क्लासें होगी आप लोगों की, जिसमें से 10 को आपको करना है। अभी तक हमने 3 कंप्लीट कर चुके हैं, चौथी क्लास आज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक माध्यिका, माध्यिका को किस अनुपात में, एक नंबर का क्वेश्चन है, किस अनुपात में विभाजित करता है। त्रिभुज का केंद्रक माध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करता है, एक नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं। ये कि त्रिभुज है ABC, तो ये इसकी माध्यिका होती है BC माध्यिका और CEF। ये G केंद्रक, तो इसको ये कितने अनुपात में विभाजित करता है, 2:1 में। तो हमें लिखेंगे इसका आंसर, अतः त्रिभुज का केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। इसकी परिमेय होती है बड़ी, लेकिन एक नंबर का क्वेश्चन है, केवल पूछा है किस अनुपात में विभाजित करता है, तो हमें अनुपात बताना है। तो कितना अनुपात है, 2:1 में। क्वेश्चन नंबर 4। ये इधर से 2:1 शीर्ष से 2:1 होता है, ये यूं 2:1, अगर इधर से 2:1। तो शीर्ष से 2:1 होता है, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AG/GD बराबर 2:1। शीर्ष से 2:1 में क्या करता है, इसको विभाजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फोर 225 का वैदिक विधि से वर्ग ज्ञात करो। देखो, इसका वर्ग ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, 4 2 2 5 हमें जोड़े बनाने पीछे से, पीछे से पैर बनाना है 2-2 के, लास्ट में सिंगल डिजिट बच्चे बच जाए। तो 2-2 के हमने जोड़े बनाए। अब हम यहाँ और यहाँ ऐसे 2 सेम नंबर लेंगे, जिनको गुणा करें तो या तो 42 है या 42 से कम है, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ऐसे 2 सेम नंबर जिनको गुणा करने पर या तो 42 है या 42 से कम है, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो मैं मल्टीपल करता हूँ 7 7 से, जो 49 ज़्यादा होता है, मल्टीपल किया 6 6, दोनों सेम होने चाहिए। 36 कम हो रहा है, तो 6 यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे भी 6। इनको माइनस करना है, इनको प्लस करना है। तो 6 और 6 12, इसको माइनस करना, 12 में से 6 गया 6। अब पूरा जोड़ा एक साथ उतरेगा, पूरा पैर एक साथ उतरना है। अब सेम एक नंबर यहाँ लेंगे, वही नंबर यहाँ लेंगे और वही नंबर यहाँ लेंगे। तो इसको गुणा करने पे हमारे पास में या तो 625 आ जाइए, इससे कम है, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो मैंने मल्टीपल किया, 5 चाहिए तो 5 से करते हैं। 5 5 जा 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 1 5 1 6, 625। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ कितना 625 और यहाँ भी कितना 5। अतः 42 25 का वर्गमूल वर्ग 65 है। दोबारा देखते हैं, 2-2 के जोड़े बनाएंगे, पीछे से बनाना है। और इसके लिए ऐसे 2 सेम नंबर लेंगे, जिनको गुणा करें तो या तो 42 है या 42 से कम है, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 6 को 6 से किया 36, या 6 लिखा। इन दोनों को जोड़ना है, 6 और 6 12, इसको माइनस करना है, 6 बचा। पूरा जोड़ा एक साथ उतरेगा 25।
अब यहाँ पे जो नंबर लेंगे वो यहाँ लेंगे, उसको गुणा करने पे या तो 625 है या उससे कम ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो मैंने 5 लिया, तो 125 को 5 से गुणा किया 625, तो यहाँ भी कितना लिखेंगे 5। अतः ये किसका वर्ग है? 65 का। तो रूट बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 290 हो। द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। ऐसे 2 विषम धनात्मक पूर्णांक, माना 2 क्रमागत का मतलब होता है लगातार, 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, एक x मान लिया तो दूसरा होगा x प्लस 2। विषम बोला है, एक छोड़ के एक, सपोज अगर हम 1 लेते हैं तो इसमें 1 + 1 करेंगे तो 3 हो गया, तो दोनों विषम आ रहे हैं। तो हम जब भी सम और विषम बोलेगा पूर्णांक लेंगे x और x प्लस 2, और अगर सम विषम कुछ नहीं बोलता है तो पूर्णांक लेते हैं x और x प्लस 1। तो 2 क्रमागत पूर्णांक विषांक प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे बोला है, जिनके वर्गों का योग, तो x और x प्लस 2 इनके वर्गों का योग कितना? 290। कैलकुलेट करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 290। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 290। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। जैसे 290 इधर आएंगे पक्षांतरण कर दिया, किसके हो गए? माइनस के। तो हो गया हमारे पास में 2x स्क्वायर प्लस 4x, 290 में से 4 गए तो 286, 286। अब इस पूरे में 2 का भाग जा रहा है, छोटा कर लेते हैं। 2 से भाग देने पर तो ये हो गया हमारे पास में x स्क्वायर, 2 का भाग दिया, ये हो गया 2x और ये हो गया माइनस के 143 बराबर 0। तो ये कौन सा समीकरण बन गया? द्विघात समीकरण। अब यहाँ से आपके पास में 2 ऑप्शन है, या तो आप चाहो तो श्रीधराचार्य विधि लगा लो या गुणनखंड से कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x, 13 में से 11 गए 2 और 13 को 11 से गुणा करेंगे 143, 143। कॉमन लिया दोनों में से x, तो x प्लस 13, इनमें से कॉमन लिया माइनस के 11, तो x प्लस 13। तो ब्रैकेट वाला सेम हो गया, तो एक तो हो गया x प्लस 13, एक हो गया x माइनस 11। दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, x प्लस 13 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 13, x माइनस 11 बराबर 0, तो x बराबर 11। तो ये वाला नंबर नहीं लेंगे क्योंकि उसने पहले हमें क्वेश्चन में बोला है धनात्मक, केवल प्लस वाले। तो पहला पूर्णांक आ गया हमारे पास में, पहला पूर्णांक x बराबर 11 और दूसरा पूर्णांक हमने माना था x प्लस 2, तो x प्लस 2, तो x प्लस 2, तो x 11 प्लस 2 कितना? 13। तो वो दोनों संख्याएं कौन सी है विषम? 11 और 13, जिनके वर्गों का योग कितना होता है? 290। तो जब भी विषम या सम बोलेगा तो नंबर लेंगे x और x प्लस 2, उनके वर्गों का योग कितना? 290। एक्स स्क्वायर इस पे लगाया a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4x, जैसे इधर आए माइनस के, ये बच गए इसमें से 286, 2 का भाग लगाया और इसको गुणनखंड कर दिया। अगर चाहो तो इसमें श्रीधराचार्य सूत्र लगा के भी इसके x का मान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग का है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में दो बिंदु स्थित है जिनके आधार से दूरी क्रमशः 4 मीटर व 9 मीटर है तथा इनके उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं, तो सिद्ध करो मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है, देखते हैं इधर। ये एक मीनार है जिसके आधार से, ये इसका आधार है, दो बिंदु है सरल रेखा में, एक है 4 मीटर आधार से ही और दूसरा आधार से 9 मीटर। एक बिंदु यहाँ पे A, ये B, ये C और ये D। ये मीनार की ऊंचाई H मान लिया, जिसको सिद्ध करना अपने को 6। तो इनके जो उन्नयन कोण है वो एक दूसरे के पूरक है। अब पूरक कोण क्या होते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो, 90 डिग्री। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है उनको बोलते हैं पूरक कोण। तो अगर मैं इसको थीटा मानता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो हम दोनों त्रिभुज लेंगे, एक बार हम त्रिभुज लेंगे BCD और एक बार त्रिभुज लेंगे ACD। तो मैंने लिया त्रिभुज ACD में थीटा के सामने वाले भुजा लंब और ये आधार, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार क्या होता है? tan थीटा। तो tan थीटा कितना हमारे पास में? 90 माइनस थीटा। लंब कितना है? h। आधार कितना है? 9। हमने फॉर्मूला पढ़ा है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। तो ये कितना हो गया? cot थीटा बराबर h/9। समीकरण 1। मैं त्रिभुज ले रहा हूँ छोटा वाला BCD। त्रिभुज BCD में वही वापस लंब बटा आधार, तो क्या होता है? tan थीटा। तो tan थीटा ही रहेगा इस बार, क्योंकि यहाँ पे थीटा है। लंब कितना है? h। आधार क्या लेंगे? 4। तो ये हो गया हमारे पास में समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर तो ये हो गया हमारे पास में tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर के इधर वाला इधर गुणा कर लिया, उधर वाला उधर। तो ये हो गया h/4 मल्टीपल h/9। इसका मान क्या हो गया? 1। फॉर्मूला होता है tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है? 1, क्योंकि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। h को h से गुणा किया h² और 9 को 4 से किया 36। तो क्रॉस गुणा किया h² बराबर 36। तो h बराबर √36। तो h कितना आ गया? 6 मीटर। तो यही हमें सिद्ध करना था कि मीनार की ऊंचाई कितनी है? 6 मीटर। दोबारा देखते हैं, त्रिभुज मीनार के आधार से, ये मीनार है CD, इसके आधार से दो बिंदु एक सरल रेखा में, ये सीधी रेखा, इसमें दो बिंदु थे, एक A और एक B। तो इनकी दूरी 4 मीटर। अब ये छोटा है तो 4 और ये बड़ा है तो इसलिए 9। तो इनकी ऊंचाई सिद्ध करनी थी कितनी है? 6 मीटर। तो हमने एक बार छोटा वाला त्रिभुज लिया और एक बार बड़ा वाला समकोण त्रिभुज लेते हैं केवल, क्योंकि त्रिकोणमिति इज एप्लीकेबल ऑन राइट एंगल ट्राइंगल, त्रिकोणमिति पर लागू होती है। तो एक बार बड़ा वाला ट्राइंगल, एक बार छोटा वाला ट्राइंगल। यहाँ से बनाया समीकरण 1, यहाँ से बनाया समीकरण 2, दोनों को गुणा किया। तो इस प्रकार ये हमें ऊंचाई को क्या सिद्ध किया? 6 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
कॉपी में साथ साथ इसको नोटबुक में साथ साथ नोट कर लें, प्रैक्टिस करें। अब हमारे पास में गैप नहीं है, और अपने जितने भी फ्रेंड वगैरह हैं सबको शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर नंबर 15 का है, इम्पोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, इम्पोर्टेंट। आपने देखा होगा कि ये इसका छायांकित भाग ये दे रखा है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। एक त्रिभुज है ABC, इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दिया हुआ है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है, जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के, त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप खींचे गए। चाप खींचे गए हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमें इन्होंने दिया है पाई बराबर 3.14 और √3 का मान दिया है 1.73। अगर पाई कुछ नहीं बोलता है तो 22/7 लेंगे, लेकिन इन्होंने बोल दिया क्वेश्चन में कि पाई कितना लेना है, 3.14। तो देखते हैं, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो कंसेप्ट क्या रहेगा कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर मैं ये 3 त्रिज्याखंड माइनस कर दूं, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल के 3 त्रिज्याखंड को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो हमारे पास में छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर माइनस 3 त्रिज्याखंड का फॉर्मूला होता है πr² θ/360। 3 से गुणा क्यों किया है, क्योंकि 3 त्रिज्याखंड प्रत्येक शीर्ष पर खींचा गया है। √3/4 भुजा दे रखी है त्रिभुज की 20 माइनस 3, पाई का मान लेना है 3.14, त्रिज्या दे रखी है जहाँ पर अपने को शीर्ष खींचे गए हैं 10 सेंटीमीटर। थीटा सोच के बताओ कितना होगा, 60 डिग्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा बराबर होती है। ये यहाँ से पॉइंट हटाया 2 0। √3 का मान होता है 1.73/4 और 20 का स्क्वायर 400। जैसे पॉइंट हटाया 2 0 माइनस 3, ये 100 से ये कैंसिल हो गया, ये 60 से इसको 6 बार काट दिया, 3 दूनी 6, तो हमारे पास में बच गया 3 कैंसिल हो चुका, 314/2। इधर 400 से 400 कैंसिल हो गया, बचा 173। 314 में 2 भाग देंगे तो 157। तो इसको माइनस कर दो, तो 13 में से 7 गया 6, इधर कितना बचा, 6 में से 5 गया 1। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आया, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोबारा देखते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज के क्षेत्रफल में से कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 3 त्रिज्याखंड को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 माइनस 3, त्रिज्याखंड का फॉर्मूला होता है πr² θ/360। हमने थीटा यहाँ त्रिज्या दे रखी है 10, थीटा का मान लेना है 60, क्योंकि समबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री का। इसको यहाँ कैलकुलेशन किया है, पॉइंट हटाया 0 हो गया, 100 से ये कैंसिल हो गया, इसको काट दिया, और सिंपल सी कैलकुलेशन है जो आपको करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा।
क्वेश्चन नंबर 8, चैप्टर नंबर 12 से। ABCD क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको जो डायग्राम दे रखा है आकृति में, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। हमने पर में पढ़ी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का ये कितना होता है, 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज है, कोण A बराबर 5y + 5, कोण B बराबर 4y - 4, कोण C बराबर x + 10, कोण D बराबर 2x + 4। तो x और y का मान ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। तो x व y का मान ज्ञात करो। तो देखो, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है। हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसका सम्मुख कोण ये और इसका सम्मुख कोण ये। तो कोण A + कोण C बराबर 180। अब एक ही वैल्यू वहाँ से रख दो। एक का मान दे रखा है इन्होंने 5y + 5, C का मान दे रखा है इन्होंने x + 10 बराबर 180। नेक्स्ट x + 5y, x + 5y, 10 और 5 15, संख्या को एक तरफ की उधर जाते माइनस के हो गए। तो x + 5y बराबर हो गया 165, समीकरण 1। क्वेश्चन समीकरण 2, इसी प्रकार कोण B + कोण D, ये भी सम्मुख कोण है। जैसे ये दोनों सम्मुख कोण वैसे ये दोनों सम्मुख कोण। B का मान 4y - 4, D का मान 2x + 4 बराबर 180। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2x + 4y बराबर 180। 2 का भाग दे दें, छोटा है, x + 2y बराबर 90, समीकरण 2। हमने 9th क्लास में विलोपन विधि पढ़ी थी। तो 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करने पर समीकरण 1 हमारे पास में x + 5y बराबर 165 और समीकरण 2 है x + 2y बराबर 90। तो जैसे अपन समीकरण 1 में से 2 को माइनस करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज हो गया तो ये x कट गया। अब पहले वाले y प्लस से कोई मतलब नहीं, तो 5 में से 2 गया तो 3y, और ये हो गया 5 और ये 7। तो y हो गया हमारे पास में 75/3। तो y कितना आ गया, 25 डिग्री। y का मान किसी भी एक में रख दो। y का मान 2 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 2 में रखा, x + 2y की जगह 25 बराबर 90। तो x + 25 दूनी 50, तो x बराबर 90। ये जैसे 50 उधर गए किसके हो गए, माइनस के। तो x कितना आ गया, 40 डिग्री। तो हमारे पास में आता है x बराबर 40 डिग्री व y बराबर 25 डिग्री। पर में भी इसकी इंपॉर्टेंट पर में सिद्ध करो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का 180 डिग्री होता है। वही कंसेप्ट लगाए यहाँ पे कि कोण A और C का योग 180 डिग्री और B और D का योग 180 डिग्री। तो दोनों के मान अपन ने देख दिया। यहाँ से समीकरण 2 समीकरण बन गए, दोनों को विलोपन विधि से हल किया और किसका मान निकाल लिया, x और y का मान निकाल लिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री 7.3 का सिद्ध करो। √,
1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा बराबर सिद्ध करना है आपको कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ली इसकी अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। इसका परिमीकरण किया। जब भी परिमीकरण करेंगे तो जो भी हर वाली संख्या उसके जस्ट अपोजिट से, अगर प्लस है तो माइनस से, माइनस है तो प्लस से गुणा करेंगे। तो यहाँ हमने किया 1 प्लस कॉस थीटा से इसको ऊपर नीचे गुणा कर दिया, जिसको बोलते हैं परिमीकरण, रेशनलाइजेशन। तो देखते हैं, ये सेम 2 बार हो गया, तो हो गया 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, जिसको हम बोलते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगले स्टेप में तो 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा सर्वसमीका होती है, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो जैसे स्क्वायर हटा अंडर रूट कैंसिल, तो हो गया 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब अलग अलग डिवाइड कर दो, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक थीटा, तो फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे, और कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट। तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई। तो ये हो गया LHS बराबर RHS। नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तीन नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें से 7.3 में से। सेकंड पार्ट है साइन की पावर 6 थीटा a प्लस कॉस की पावर 6 है। अपने को प्रूफ करना 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है। तो देखते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली साइन की पावर 6a प्लस कॉस की पावर 6 है। हम इसको ही तोड़ सकते हैं, यूँ साइन स्क्वायर ए का होल क्यूब प्लस कोस स्क्वायर ए का होल क्यूब। हमने 9th क्लास में सर्वसमीकाएं पढ़ी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला अपन यहाँ अप्लाई करेंगे। तो ए प्लस बी, ये पूरा ए है और ये पूरा बी है, तो ये हो गया ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये सर्वसमीका होती है, इसका मान 1 होता है, तो हमारे पास में बच गया साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर। अब मैथ्स में एक रूल होता है, जितना अपन ऐड करते हैं उतना ही घटाना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर एक बार जोड़ दिया और 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर एक बार घटा दिया। ये इसलिए किया क्योंकि हमारे पास में फॉर्मूला बन जाएगा। बाकी अगर जब इन दोनों को देखते हैं तो ये कट के वापस 0 हो गया। तो मैं जहाँ अंडरलाइन घुमा रहा हूँ उस वाले पोर्शन को देखना है, ये और ये वाला। तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फॉर्मूला बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब अपन इस पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये जो अंडरलाइन वाला पोर्शन है वो आएगा माइनस। अब साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है 1 और माइनस का 2 साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है कितना हो गया 3, तो हो गया माइनस का 3 साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है। और इसका मान कितना होता है 1 और 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर ए। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गई। अच्छा क्वेश्चन है, बस इसमें यही है थोड़ा सा कंसेप्ट कि आपको
इसमें 2 साइन स्क्वायर एक कोस स्क्वायर एक बार जोड़ना पड़ेगा और एक बार घटाना पड़ेगा। साथ में हमें ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो 9th क्लास का फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। वो 6 नंबर का माध्यक बहुलक वाला इम्पोर्टेंट है। इस बार बहुलक के चांसेस ज़्यादा हैं। माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों में से 2 पार्ट रहते हैं 3-3 नंबर के। तो क्वेश्चन नंबर 10 बहुलक। क्वेश्चन बोल रहा है कि माध्यक व बहुलक दोनों ज्ञात करो। माध्यक भी ज्ञात करना है और बहुलक भी ज्ञात करना है। तो पहले माध्यक देखते हैं। वर्ग में दे रखा है इन्होंने 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40 और 40 से 48। यहाँ पे एफ आई 42, 30, 50, 22, 8 और 5। ये फ्रीक्वेंसी बारंबारता दे रखी है। जब भी माध्यक ज्ञात करते हैं पहले सी एफ बनता है। सी एफ संचयी बारंबारता बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। तो कैसे बनाते हैं? ये पहला नंबर एच जी टी जो ऐसे कैसे रख देते हैं। जो पहला नंबर एफ का उसको ऐसे कैसे रखना है, उसके बाद में यूँ जोड़ना है। 2 ये हो गया 72, फिर इसमें ये जोड़ना है 122, फिर ये जोड़ना है 144 और 144 में फिर ये 8 जोड़ना है 152, फिर इसमें जोड़ना है 157। तो ये सी एफ बनेगा। अब आगे की प्रोसेस देखो। इस वाले जो सी एफ का जो अंतिम पद है उसका आधा करेंगे। सी एफ के अंतिम पद का क्या करेंगे? आधा करेंगे। तो सी एफ का अंतिम पद क्या है? 157, इसका आधा करेंगे 2 सत्ते 14, बचा 1, 2 अट्ठे 16। तो ये आ गया हमारे पास में 78.5। अब इस 78.5 को आपको इस सी एफ में चेक करना है कि ये कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, कौन से वर्ग में आएगा। तो 122 72 से तो ज़्यादा है तो इसमें तो नहीं आएगा, तो अगले वाले में तो जो वैल्यू है उससे ज़्यादा में, तो ये किस में आएगा? इसमें। तो ये जो वर्ग है उसको बोलेंगे अपन माध्यक वर्ग। अतः माध्यक वर्ग 16 से 24। तो ये माध्यक वर्ग आपको बताया कि जो आपका आंसर आएगा वो इन दोनों के बीच में से होगा। तो हम निकालते हैं पहले माध्यक का फॉर्मूला। माध्यक को m से व्यक्त करते हैं। फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF/F × H। L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा यानी 16। माध्यक वर्ग क्या है? ये, तो इसकी निम्न सीमा 16। n/2 आप निकाल चुके हो 78.5। CF संचयी बारंबारता का माध्यक वर्ग से ऊपर वाली 72। F माध्यक वर्ग की बारंबारता 50 अंतर H फॉर्मूले पर रखना है। तो m बराबर L का मान 16 + n/2 78.5 माइनस CF 72/F 50 × H 8। तो m बराबर हो गया 16। बस कैलकुलेशन करनी है। ये इसमें से गया तो 6.5 अपॉन में 50 × 8। तो m बराबर हो गया 16 प्लस पॉइंट हटा दो तो इसको गुणा कर दो। 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 48 और 4 52। तो 1 0 कैंसिल हो गया। तो m बराबर हो गया हमारे पास में 16 प्लस 52/50। तो m बराबर आएगा 16 प्लस 1.4 के अप्रॉक्सीमेट डिवाइड करके तो ये हो गया हमारे पास 17.04। तो ये हो गया इसकी माध्यक। तो 3 नंबर का माध्यक आएगा, 3 नंबर का बहुलक निकालना है। इसी पार्ट में से आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, अलग अलग नहीं आएगा। एक बार अलग माध्यक बहुलक अलग नहीं बोलेगा, वो बोलेगा माध्यक और बहुलक ज्ञात करो। तो दोनों पार्ट को ध्यान से देखना है। तो इसका लास्ट पार्ट बचता है इस पेपर का, तो उसको देखते हैं एक बार ध्यान से अपन। बहुलक पूछा है इसने क्वेश्चन में। तो बहुलक सबसे सिंपल होता है जिसमें कोई टेबल नहीं बनती एक्स्ट्रा। सबसे सिंपल बहुलक होता है 3 नंबर, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, एक फॉर्मूले के में है। तो
तो अपने को कोई एक्स्ट्रा टेबल क्रिएट नहीं करनी है। देखिए आपको चेक करना है जो बारंबारता वाला पोर्शन है उसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 50। जो भी सबसे बड़ी वैल्यू है उसको बंद करना है बॉक्स में। ये आपको बताएगा कि आपका बहुलक वर्ग कौन सा है। तो हमें लिखना रहता है बहुलक वर्ग, इसका आधा नंबर मिलता है। बहुलक वर्ग कितना है, 16 से 24। ये आपका जो आंसर होगा फाइनल वो इन दोनों के बीच में से होता है। बहुलक को व्यक्त करते हैं जेड से, तो जेड बराबर फॉर्मूला हो गया एल प्लस F1 माइनस एफ नोट अपॉन 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 मल्टीपल H गुणा H। तो ये फॉर्मूले के ऊपर अपने को मान रखना है। तो यहाँ से देखते हैं L क्या होगा, जो बहुलक वर्ग है उसके निम्न सीमा यानी 16। जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 50, तो F1। उसके जस्ट ऊपर एफ नोट यानी 30, उसके जस्ट नीचे F2 यानी 22 और H क्या होता है इनका अंतर यानी 8। बस फॉर्मूले में रखना है। तो Z बराबर L कितना 16 प्लस F1 कितना 50, F नोट कितना दिया है 30, 2F1 माइनस एफ नोट कितना 30 माइनस F2 कितना दे रखा 22 और H कितना 8। बस कैलकुलेशन करनी है। 16 प्लस 50 में से 30 गए 20, ये हो गया 50 दूनी 100। जब भी दो संख्याएं माइनस की होती है जुड़ जाती है, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, गुणा 8। तो ये हो गया जेड बराबर हमारे पास में 16 प्लस 20 बटा ये इसको 48 गुणे 8। तो जेड बराबर हो गया 16। इसको सबसे लास्ट में ऐड करेंगे तो ये हो गया 8 छिंग 48, तो 20 बटा 6। तो जेड बराबर हो गया 16, इसमें भाग दिया 6 18 3.33। तो जेड आ गया हमारे पास में 16 और 3 कितने गए 19.33। तो लास्ट में लिखना है अतः बहुलक जेड बराबर 19.33। तो ये 3 नंबर का 2 पार्ट होते हैं इसके। तो एक माध्यक और बहुलक दोनों को ध्यान से पढ़ना है, या माध्य है बहुलक है। तो ये हमारा स्माइल प्रोजेक्ट का पेपर नंबर 4। उम्मीद करता हूँ वीडियो सबको पसंद आया होगा और आप इसको एक बार दोबारा से देख के कहीं दिक्कत आए तो वीडियो को वापस रिकॉल करके देखिए और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन पेपर नंबर 5 में।